बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, मेरा राजू ठीक तो हो जाएगा ना? देखें, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक राजू है। अम्मा अब्बा तो बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। प्लीज़ मेरे राजू को ठीक करें। वो इस अस्पताल की इस राहदारी में एक सरकारी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी अपने छोटे भाई की जान की भीख मांग रही थी, जो इस छोटी सी बच्ची पर तरस भरी निगाह से देख रहा था। देखिए, बच्ची जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, अगर चाहती हो कि आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाए तो अपने किसी बड़े को भेज दो या फिर 2 लाख का बंदोबस्त कर लो। साल के अंदर अंदर 2 लाख का बंदोबस्त हो गया तो आपका छोटा भाई ठीक हो जाएगा। परेशानी की कोई बात नहीं है। इस सरकारी डॉक्टर ने 16 साला लाइबा की गाल थपथपाकर उसे प्यार से समझाया और वहां से चला गया था। जबकि लाइबा तो 2 लाख का सुनकर ही घबरा गई थी। उसकी जगह कोई और लड़की वहां खड़ी होती तो इसके लिए शायद ये 2 लाख इतनी बड़ी रकम ना होती, लेकिन लाइबा ने 2 लाख सुनकर हैरत से अपना मुंह खोल लिया था। वो फौरन अस्पताल के अंदर गई थी, जहां इसका छोटा भाई राजू बेड पर लेटा हुआ था। आपी, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? डॉक्टर ने क्या कहा है? मासूमियत भरे अंदाज में उसने अपनी बहन से पूछा। मेरे राजू, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करो। मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी और तुम्हारे लिए जरूर कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। मैं भी जवेरिया के पास जाती हूँ, इससे मदद मांगती हूँ। मेरी बचपन की सहेली है, कोई ना कोई मदद तो करेगी। लाइबा ने अपने छोटे भाई को यकीन तो दिला दिया था। फिर वो सीधा जवेरिया के पास गई थी। लाइबा, जो कि काफी ज़हीन थी, अपने भाई के साथ इस छोटे से घर में रहती थी, जो कि गांव से थोड़े फासले पर था, और खुद वो गांव में तालीम हासिल करने जाती थी। वो भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन निहायत ज़हीन थी, जिसकी वजह से उसने एक क्लास टॉप भी की थी। उसके अम्मा अब्बा बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। वो दोनों किसी हादसे का शिकार हो गए थे। इस हादसे ने इन दोनों बहन भाइयों को अकेला छोड़ दिया था, लेकिन लाइबा अपने भाई राजू का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन राजू की किस्मत इस पर मेहरबान न हुई। जब वो नलके से पानी भरने रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ गया था, अचानक एक मोटरसाइकिल ने इसे टक्कर मार दी थी और यूं वो लड़खड़ाता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा था। इसके बाद राजू की एक टांग बिल्कुल छिन चुकी थी। वो एक टांग से माजूर हो गया था, जिसने लाइबा पर दोहरी मुसीबत डाल दी थी। अब जब डॉक्टर ने उसे 2 लाख के इंतजाम का बताया था तो वो हाथ पांव मारने लगी थी और यूं अब वो मदद मांगने के लिए जवेरिया के घर गई थी। जवेरिया, मेरी बचपन की सहेली हो, कुछ पैसे तो होंगे तुम्हारे पास, मेरी मदद कर दो। जवेरिया, जो कि गांव में ही रहती थी और दोनों स्कूल में एक दूसरे की दोस्तें बनी थीं, उसने लाइबा की बात सुनकर बेबसी से कहा, अरे, मैं कैसे तेरी मदद करूं? तुझे तो पता है ना, मैं खुद सरदारों की हवेली में काम करती हूँ। महीने का मुझे 20 तक मिल जाता है, कमा लेती हूँ, पता है ना। अगले साल मेरी शादी है, अपना जहेज इकट्ठा कर रही हूँ। मैं तो तेरी मदद नहीं कर सकती। तू क्यों नहीं काम ढूंढ लेती? काम ढूंढ ले तो 1 साल के अंदर तकरीबन 2 लाख बना ही लेगी। मैं तो कहती हूँ तू भी सरदार के ही यहाँ जाए, इतनी बड़ी हवेली है, तेरा काम तो बन जाएगा। जवेरिया ने उसे समझाने की कोशिश की थी। कैसी बातें कर रही हो? मेरी अम्मा बड़ी इज्जतदार थीं, लोगों के कपड़े सी लिए, लेकिन कभी घर में जा जाकर काम नहीं किया। वो ऐसे सरदारों के घर में तो बंदा काम ना ही करे तो बेहतर है, जहां टके की भी इज्जत ना हो। लाइबा ने अपनी नाक फुलाकर उसे कहा था, जबकि जवेरिया को इसकी बात नागवार गुजरी। तभी बोली, तेरे राजू की जो टांग में जख्म है ना, वो 1 साल तक पूरा फैल जाएगा। फिर अपने माँ बाप के साथ अपने भाई से भी तू हाथ धो बैठेगी। ठीक है, मैं तो चली। यो जवेरिया सरदारों की हवेली चली गई थी। जवेरिया ने इसके मुंह पर इसकी सच्चाई फेंकी थी। लाइबा आंखों में आंसू बहाने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। क्या मैं भी सरदार की हवेली में काम करना शुरू कर दूं? तकरीबन 2 लाख तो मिल ही जाएंगे साल के। ये सोचकर उसने यही कदम उठाया था। अगले रोज वो भी इस हवेली के सामने खड़ी थी। जब मुलाजिम ने इससे पूछा, जी बताएं क्या काम है?
लाइबा जो कि खूबसूरत नैन नक्श, सफ़ेद चेहरा और लंबे बालों वाली साफ सुथरी लड़की थी, जो अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुई थी, कहीं से भी इसे काम वाली मुलाजमाओं में नहीं रखती थी। तभी तो इस नौकर ने पूछा था, तुम क्या चाहती हो? मुझे काम चाहिए। लाइबा का जवाब सुनकर मुलाजिम ने एक नज़र इसे ऊपर से नीचे तक घूरा था। अच्छा, आ जाओ अंदर, और यूं से अंदर जाने दिया था। वो चलते चलते अंदर गई थी, जब अचानक से उसे एक औरत दिखाई दी थी। अरे तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आई हो? मुझे काम चाहिए, लाइबा ने कहा। अच्छा ठीक है, कोई मजबूरी है क्या? उस औरत ने एक नज़र उसे देखकर पूछा। लाइबा ने सर हिला दिया। अच्छा ठीक है, आज से काम पर लग जाओ, महीने के आखिर में हमें भी तनख्वाह मिलती है, तुम्हें भी मिल जाएगी। लाइबा ने रफ कपड़ा पकड़ लिया था और हवेली के कोने कोने पर जो भी धूल आई हुई थी, वो सारी धूल इस कपड़े से साफ करने लगी थी। इसका ये मामूल बन गया था। वो इस वक्त स्विमिंग पूल वाले एरिया की सफाई कर रही थी, जब अचानक से उसके कान में एक कड़क आवाज आई, लतीफ एक गिलास जूस ले आओ। यह आवाज सुनकर उसे करंट लग गया। वो इस तरह डर गई थी। जैसे ही उसने अपने पीछे देखा तो एक बड़ी शख्सियत का हामिल मर्द उसकी तरफ आ रहा था। ये देखकर वो बिल्कुल एक पिलर के साथ लग गई थी और सांस खारिज करने लगी थी। या अल्लाह मुझे बचा ले, ये मैं कहाँ गई हूं? पर अगले पल उस मर्द ने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी थी और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद वो वहां से बाहर निकल आया था। अपने सर को यहां वहां हिलाकर बाल खुश्क करने लगा और फिर जूस पीकर वहां से चला गया था। तभी लाइबा वहां से बाहर निकली थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हवेली के मर्दों का इससे सामना हो। उसने जवेरिया से इन मर्दों के काफी किस्से सुने थे, खास तौर पर सरदार जहांगीर के। जहांगीर जो कि हवेली का सबसे छोटा बेटा था, वो इतना ही लाडला था, किसी की ना सुनने वाला, हमेशा हवेली से बाहर रहता था। रात को ही वो हवेली होता था। जवेरिया की दुश्मन हवेली की एक मुलाजमा पिंकी थी, जो दिल ही दिल में जहांगीर के करीब रहने की ख्वाहिशमंद थी, क्योंकि वो जानती थी कि सरदार जहांगीर काफी रंगीन मिजाज का हामिल है और बाहर रहकर भी सारा दिन लड़कियों के साथ वक्त गुजारता है। लेकिन सरदार जहांगीर कहाँ अपने मुलाजमों को इज्जत देने लगा। पिंकी की ये ख्वाहिश हसरत ही रह जाती थी। लाइबा हमेशा जब भी खुद को आईने में देखती थी तो अपने हुस्न को छुपाने की कोशिश करती थी। कभी अपने बालों की आवारा लिपटों को चेहरे पर फैला देती थी। अब भी वो हवेली जाने से पहले यही काम करती थी ताकि इसका चेहरा ना दिखे। सुबैदा बेगम जो कि इन मुलाजमों की इंचार्ज थी, उसने लाइबा को यही काम सौंपा था कि तुम ऊपर वाले पोर्शन के कमरों की सफाई करोगी। लाइबा जो आज तक बस हवेली के बाहर की ही सफाई करती थी, उसे ये काम मिला तो पहले तो इसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना, मेरी इज्जत बचा लेना, वो दिल ही दिल में यही सोचने लगी थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे की सफाई करने लगी और आखिरकार एक कमरे में चली गई थी, ये जाने बगैर कि वो कमरा सरदार जहांगीर का था। वो इस कमरे की सफाई कर रही थी जब अचानक एक सीटी की आवाज आई, जो कि सरदार जहांगीर की थी। वो लापरवाह अपने मोबाइल में मसरूफ अपने कमरे की तरफ आ रहा था और दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। जब लाइबा ने इसकी तरफ एक नज़र देखा तो वो अपने काम में ऐसे जुट गई थी जैसे उसे किसी की परवाह न हो। सरदार जहांगीर ने जब सामने देखा तो शायद वो एक मुलाजमा थी। वो कहाँ अंदाज़ा लगाता कि वो मुलाजमा नहीं, बल्कि मजबूरी के तहत एक लड़की है जो मजबूरी के मारे ये काम कर रही है। भवें उचकाकर उसने मोबाइल बेड पर फेंका और लापरवाही से बोला, जाओ मेरे लिए नाश्ता ले आओ। लाइबा ने यह सुना तो उसकी आंखें हैरत से फट गई थीं। वो फौरन अपने काम को रोक चुकी थी, दरवाज़ा खोलकर वापस चली गई थी। उसने नाश्ता तो तैयार कर लिया था। वो ट्रे लेकर उसी कमरे के अंदर गई थी जहां सरदार जहांगीर अपने बेड पर बैठा था। उसने दुपट्टे से अपने चेहरे को अच्छी तरह छुपाया हुआ था और अपने बालों से भी अपने चेहरे को छुपा लिया था। सर, ये आपका नाश्ता, कहती हुई वो सुरीली आवाज में बोली थी, जबकि सरदार जहांगीर ने तो यह आवाज पहली दफा सुनी थी।
ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में रस घोल दिया हो। वो जो हैंड फ्री लगाए अपने मोबाइल में मसरूफ था। उसने हैंड फ्री उतारा और सवाल किया, यस। लाइबा फिर से बोली, आपका नाश्ता? जबकि वो ट्रे बार बार हिल रही थी। उस ट्रे में पड़ी चाय का कप भी हिल रहा था, जिसकी वजह से चाय ट्रे में गिर चुकी थी। सरदार जहांगीर ने यह देखा तो अगले ही पल अपने भारी भरकम हाथों को लाइबा के हाथों पर रख दिया था ताकि ट्रे साकित रह सके। जबकि लाइबा ने यह हरकत देखी तो उसकी आसान खता हो गई। अगले ही पल वो ट्रे के हाथों से छूट गई थी और सारा नाश्ता सरदार जहांगीर के ऊपर गिर गया था। वो छल कर पीछे गया था, जबकि लाइबा का वजूद थर थर कांप रहा था। वो रोनी सूरत बनाकर बोली, सर कसम से मुझसे गलती हो गई, ये काम मुझे पहली दफा दिया गया है। वो फिर से सुरीली आवाज में बोली थी। सरदार जहांगीर की नजर इस बार उसके चेहरे की तरफ गई थी, लेकिन एक दफा फिर इसका चेहरा तो छुपाया हुआ था, कहीं दुपट्टे से तो कहीं इसकी बालों की लटों से। बस इसकी वो गोरी खड़ी नाक दिखाई दे रही थी। किसने तुम्हें काम पर रखा है? सरदार ने कहर आलूद नजरों से उसे देखा था, पर इससे पहले वो कुछ और कहती, जब अचानक से उसके होश इसका साथ नहीं देने लगे और वो इसी फर्श पर गिर गई थी। सरदार जहांगीर फौरन उसके सामने आया था, उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, जब अगले ही पल जुबैदा को आवाज देने लगा था, जुबैदा, जुबैदा यहाँ आओ। जुबैदा बोतल के जिन की तरह उसके सामने आई थी। ये किसे तुमने मेरे कमरे की सफाई का कह दिया? ये लड़की कौन है जिसे सफाई का बिल्कुल ढंग नहीं है? इसमें तो मेरे सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं, और तुमने इसे काम पर लगाया हुआ है। वो आपे से बाहर हो रहा था, इस बात से बेखबर कि लाइबा इसके कदमों के सामने बेहोश पड़ी है। जुबैदा सर झुकाए बस यही बोल रही थी, सरदार जी इसको काम की जरूरत थी, ये कोई काम वाली नहीं है, ये मजबूर है, इसीलिए काम कर रही है। सरदार जहांगीर ने गहरी सांस खारिज करके उसे कहा, ठीक है, लतीफ को बुलाओ। वो लतीफ को पुकारने चली गई थी, जबकि सरदार जहांगीर की नजरें उसी पर थीं जो बेहोश पड़ी थी और इसका चेहरा छुपाया हुआ था। वो झुककर इसके पास बैठ गया था और फिर अपने एक हाथ से हल्का सा इसका दुपट्टा पीछे किया था, जबकि इसके बालों की लटें इसके चेहरे पर आई हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके चेहरे से बालों की आवारा लटें भी हटाने लगा था। जब अपने सामने इस चांद से चेहरे को देखा तो एकदम ठिठक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। इतनी देर में लतीफ भी वहां आ गया था, जो अब कब से सरदार को आवाजें लगा रहा था, सरदार जी मैं आ गया हूं। लेकिन सरदार जहांगीर की नजरें इसी परी पैकर चेहरे पर टिकी हुई थीं। अगले पर लतीफ ने आगे बढ़कर जहांगीर के कंधों को जरा सा हिलाया तो वो होश की दुनिया में वापस आया। कब से तुम्हें बुलाया था, तुम अब आए हो। सरदार अब लतीफ को ही डांटने लगा था। मैं तो कब से आया हूं, अभी इस लड़की में गुम था। ये कहते साथ ही लतीफ सर झुका चुका था। सरदार ने अपना सर झटका और लापरवाही से बोला, इसको बाहर ले जाओ, होश दिलाओ, और हाँ, ज्यादा इससे काम मत करवाओ। ये कहते हुए वो अलमारी के पास चला गया। लतीफ लाइबा को सहारा देकर बाहर ले आया था। सरदार जहांगीर अब जब भी अपनी हवेली में यहां वहां होता था, इसकी नजरें इसी लड़की को तलाश कर रही होती थीं। न जाने अब वो कहाँ गई थी। तब एक रोज उसने जुबैदा को बुलाया था। जी सरदार जी, आपने मुझे बुलाया है, कोई काम है? सरदार जहांगीर ने उसे कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरे कमरे की सफाई बस एक ही मुलाजमा करे। उस रोज उसने सफाई की है, वो सफाई बहुत अच्छी थी, मेरा कमरा बिल्कुल सेट था। कौन है वो लड़की? सरदार ने जुबैदा से सवाल किया था। लड़की? मुझे लगता है वो पिंकी होगी। जुबैदा ने जानबूझकर पिंकी का नाम लिया था, क्योंकि वही सरदार के ख्वाब देखती थी, जिसकी वजह से चमका चमका कर सरदार का कमरा साफ करती थी। सरदार के चेहरे के जाविये बिगड़ गए थे। नहीं, कोई और लड़की थी, वो फिर जवेरिया होगी। जुबैदा ने फिर से कहा। जब सरदार गहरी सोच में पड़ गया और फौरन बोला, अच्छा, वो जो लड़की बेहोश हुई थी, उसका क्या नाम है? जुबैदा ने धीरे से कहा, लाइबा है।
वो कोई मुलाजमा नहीं है सरदार जी, बस मजबूर है, इसीलिए सफाई करती है। सरदार ने जैसे ही लाइबा का नाम सुना तो उसकी आंखों में मुस्कुराहट आ गई थी। उसके चेहरे पर पहली दफा एक मुस्कुराहट थी। हाँ, लाइबा से मेरे कमरे की सफाई करवाना, बल्कि मेरे सारे जाती काम लाइबा करेगी, और किसी को मेरे कमरे में मत भेजना, बल्कि लाइबा से और कोई काम मत करवाना। और इसे कितनी तनख्वाह पर रखा है? जहांगीर ने इससे सवाल किया था। सर, इतनी ही जितने भी सबको रखा है, 20,000 रुपये। जुबैदा ने जैसे इसकी मालूमात में इजाफा किया था। सिर्फ 20,000 में? जब वो लड़की मजबूर है तो फिर इसे पूरे 50,000 देना महीने का, सरदार ने दांत भींच कर कहा था। जुबैदा वहां से चली गई थी। वो सारी लड़कियां इसी जगह बैठी हुई थीं। जब जुबैदा इन्हें इनकी ड्यूटियां साइन कर रही थी, जब लाइबा बोली, मुझे वो काम दिएगा जो मेरे लिए आसान हो, मैं हवेली के बाहर वाले काम संभाल लूंगी। लाइबा काफी हिचकिचा कर बोल रही थी। जुबैदा ने इसे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा काम बाद में समझाऊंगी, पहले सबको बता देने दो। सबके काम हो गए थे, सारी लड़कियां चली गई थीं, जबकि लाइबा वहीं पर थी। जब जुबैदा ने इससे कहा, तुम्हें सरदार जहांगीर का ही काम करना होगा, तो लाइबा ने ये सुना, उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। जब उसे होश आया था, उस दिन वो हवेली के बाहर बैठी हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसे कैसे होश आया और वो वहां कैसे आई, पर अब जब ये सुना तो इसकी रूह फना हो गई थी। पर ये तो हुक्म था। उसे तो जुबैदा ने ये भी बता दिया था, तुम्हारी तनख्वाह 50,000 है, इसीलिए तुम्हें सरदार जहांगीर का काम अच्छी तरह करना होगा। इन्हें किसी भी किस्म की कोई शिकायत ना हो, क्योंकि इन्हें जब शिकायत होती है तो फिर वो पूरी हवेली को सर पर उठा लेते हैं और फिर काम करने वाले की शामत आ जाती है। लाइबा के तो होश उड़ गए थे। वो सफाई के सारे कपड़े वगैरह लेकर इसी जगह आ गई थी और फिर सरदार के कमरे में घुसकर सफाई करने लगी थी। जब अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ हो। लाइबा ने इसी वक्त अपने बालों को चेहरे पर लाकर चेहरे को छुपा लिया था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे देखे, लेकिन दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई थीं। वो अपनी सफाई में मगन बेड की चादर ठीक कर रही थी जब अगले ही लम्हे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसके बहुत ज़्यादा करीब आकर खड़ा हो। अगले ही पल भारी भरकम हाथों ने इसके हाथों को छुआ था। वो फौरन एक कदम दूर हो गई थी। पीछे देखना अभी भी इसने गवारा नहीं किया था। और फिर उससे अपने करीब से एक आवाज़ आई थी, मुझे नहीं पता था तुम इतनी खूबसूरत होगी, पर आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम ये काम कर रही हो। ये सुनकर तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। उसने फौरन पीछे देखा था। सरदार जहांगीर ने जब लाइबा को देखा तो उलझन का शिकार हो गया था, क्योंकि इस बार भी लाइबा ने बालों से चेहरे को छुपाया हुआ था। बेसाख्ता सा होकर जहांगीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर इसके चेहरे पर से इन लटों को हटाने लगा था। लाइबा ने ये करते देखा तो वो घबरा गई थी। उसने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और फिर अपने दोनों हाथों से जहांगीर को खुद से पीछे किया था। देखिए सर, मैं मजबूरी के तहत यहाँ सफाई कर रही हूँ, मैं बाकी मुलाजमों की तरह ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करें। सरदार जहांगीर को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत की कि तुम मुझसे ही जुबान चलाओगी। एक तो मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई है, तुम्हें तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए। ये सुनकर लाइबा ने सर झुका लिया था। वो वहां से जाने वाली थी जब सरदार जहांगीर ने उसे फिर से पकड़ लिया था। उसके करीब बढ़ता जा रहा था, जबकि लाइबा खुद को बेबस महसूस कर रही थी और यूं आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे थे। सरदार जहांगीर को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे रोता देखकर सरदार जहांगीर बेबस और बेचैन महसूस कर रहा था। वो जान गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो इसके करीब आ रहा है। यही सोचकर वो इससे अलग हो गया था। चली जाओ यहाँ से, और हाँ, अगर कल नहीं आई तो फिर मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा और तमाम पिछले काम की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। जाते जाते लाइबा के कानों में ये आवाज़ सुनाई थी तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। आपी,
मुझे नहीं पता, मुझे भी हवेली आना है। मैं घर रहकर बोर हो जाता हूँ। आज तो मैं आपके साथ हवेली ज़रूर आऊँगा। राजू आज सुबह सुबह से जिद कर रहा था, जबकि लाइबा इसे काफ़ी समझा चुकी थी कि वो हवेली नहीं आ सकता। लेकिन राजू की जिद के आगे वो हार चुकी थी और यूं उसे अपने साथ लेकर हवेली ले आई थी। वो जो बैसाखी के सहारे चलता था, हवेली के अंदर आने लगा। जब लाइबा ने इसे मना किया, नहीं राजू, तुम हवेली के अंदर नहीं आ सकते, ये लॉन है ना, यहीं पर बैठकर कुछ खेल लो। लाइबा खुद अंदर चली गई थी। सरदार जहांगीर जो अपने दोस्तों से मिलने के लिए कहीं जा रहा था, इस लॉन में इस बच्चे को फुटबॉल खेलते देखकर तो वो रुक गया था। वो बच्चा जो एक ही टांग के जरिए फुटबॉल को किक मार रहा था, जबकि दूसरी टांग बिल्कुल मासूर थी। उसने अपना चश्मा हटाया और बस इसी बच्चे की हरकतों को नोट कर रहा था। गार्ड को बोला कि गाड़ी निकाले। खुद लॉन के अंदर चला गया था। अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? राजू खेलते खेलते रुक गया था। उसने जैसे ही सरदार को देखा, पहले तो घबरा गया था। जब सरदार जहांगीर ने उससे कहा, बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, बताओ कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? तब थोड़ा आराम से बोला, मैं राजू हूँ, लाइबा का छोटा भाई हूँ। मेरी बहन मेरी वजह से ही तो यहाँ काम कर रही है, ताकि मेरा इलाज हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। आज मैंने जिद की तो मुझे भी अपने साथ ले आई। राजू की बात सुनकर तो सरदार जहांगीर एक पल को ठिठक गया था। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या तुम्हारा इलाज हो जाएगा? उसने एक और राजू से सवाल किया था। जी हाँ, डॉक्टर ने कहा है पूरे 2 लाख लगेंगे और साल के अंदर अंदर मेरा इलाज हो सकता है। मेरी इस टांग में जो जख्म आया था वो 1 साल बाद मेरे पूरे जिस्म में फैल जाएगा। अगर इलाज हो गया तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, राजू ने पूरे यकीन के साथ कहा था। जबकि सरदार जहांगीर तो संजीदा होकर गहरी सोच में पड़ गया था। अच्छा, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कुछ सोचकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। राजू बगैर सोचे समझे अपना हाथ उसके हाथ में देते देते रुक गया था। भला मैं आपसे क्यों दोस्ती करूं? मुझे क्या फायदा होगा? राजू की बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया था। बच्चे, दिमाग बड़ा तेज है। तभी राजू खुशी से बोला, मेरा दिमाग तो मेरी अपनी बहन पर गया है। सरदार जहांगीर दोबारा से मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो ये बात है, तुमने मुझसे दोस्ती का फायदा पूछा है, तो फायदा ये होगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे इलाज में। राजू ने ये सुना तो फौरन बोला, वो क्यों? इसका सवाल सुनकर जहांगीर को अपना माजी याद आ गया था। आज से 20 साल पहले उसके साथ भी तो यही सब हुआ था। उसकी भी ऐसे ही टांग चली गई थी। हर कोई इसका मजाक उड़ाता था। वो भी फुटबॉल का बहुत शौकीन था, लेकिन फिर भी एक टांग से फुटबॉल खेलता था। और यूं उस दिन के बाद से जब भी उसे कोई माजूर बच्चा दिखाई देता था तो वो इसकी ज़रूर मदद करता था। अरे सरदार जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों मेरी मदद करेंगे? सरदार जहांगीर फौरन अपने हाल की दुनिया में वापस आया। फिर बोला, वो इस वजह से क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे हो। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी मदद करूँ और तुम्हारी बहन को तुम्हारे लिए किसी के काम न करने पड़े। राजू ने ये सुना तो उसका चेहरा बुझ गया था। सर झुकाकर बोला, मेरी बहन मेरे लिए ऐसे काम कर रही है, पता है उसको काफ़ी डांट सुनने को मिलती है। मैं रात को जब भी उठता हूँ मेरी बहन रो रही होती है। जब भी पूछो तो कहती है कि किसी ने डांटा है। शायद वो इसकी जुबैदा मैम है, वो ही मेरी आपी को डांटती होंगी। पर मुझे तो लगा था वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि पहले तो वो इसकी काफ़ी तारीफ़ें करती थी। पर फिर एक दिन जैसे ही आई तो कहने लगी कि जुबैदा ने इसे डांटा है। राजू की बात सुनकर जहांगीर अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगा था। वो जान गया था कि मामला कुछ और था। लाइबा जुबैदा की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सरदार जहांगीर के साथ होने वाले सामने की वजह से ही इतनी खौफजदा थी। सरदार जहांगीर ने ये सुना तो राजू को तसल्ली देने लगा। कोई बात नहीं राजू, अपनी बहन की फिक्र मत करो, और अभी तक तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की।
जहांगीर का वो हाथ तो वैसे का वैसा ही था। राजू ने खुशी खुशी अपने हाथ को इसके हाथ के ऊपर रख दिया। चलो आओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूँ। राजू ने ये सुना तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जहांगीर ने उसे सहारा दिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। लाइबा का सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। सरदार जहांगीर का चेहरा जो नहीं देखना पड़ा था काम करके। जैसे ही बाहर राजू को तलाश करने लगी, उसे राजू कहीं दिखाई नहीं दिया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। राजू तुम कहाँ हो? वो राजू को यहां वहां तलाश करने लगी। जब अगले ही पल जैसे ही गैराज में गाड़ी खड़ी हुई तो उसमें से राजू को निकलते देखकर वो हैरत ज़दा हो गई थी। और साथ ही साथ सरदार जहांगीर भी था। उसका दिल बैठा जा रहा था कि कहीं सरदार जहांगीर ने उसके राजू के साथ कुछ कर ना दिया हो। वो दौड़ती हुई राजू के पास गई थी। वो ज्यादा बौखला रही थी। इसी वजह से उसने राजू के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। ये कोई तरीका है राजू? राजू किससे पूछकर तुम इनके साथ गए थे, बताओ मुझे। राजू जो थप्पड़ पड़ने की वजह से लड़खड़ा कर गिर चुका था। जबकि सरदार जहांगीर ने लाइबा की यह हरकत देखी तो फौरन आगे बढ़कर उसने राजू को सहारा दिया था। क्या कर रही हो लाइबा, होश में तो हो? इसको तुमने मारा क्यों? लाइबा ने यह सुना तो फौरन बोली, आप बीच में मत पड़े, ये मेरा भाई है, मेरा हक बनता है मैं इससे सवाल करूं। जबकि राजू तो अब बिलक बिलक कर रो रहा था। उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। चलो अब आओ, हमें चलना चाहिए, उसे जबरदस्ती खींच कर ले जा रही थी। अगले ही पल दूसरी तरफ से सरदार जहांगीर ने राजू को पकड़ लिया था। तुम इसे कहीं नहीं लेकर जाओगी, ये इधर ही रहेगा। बताओ राजू, तुम्हें अपनी बहन के साथ जाना है जिसने अभी तुम्हारी गाल पर थप्पड़ मारा है, या मेरे साथ रहोगे? राजू ने यह सुना तो नाराजगी का इजहार करते हुए फौरन सरदार जहांगीर के साथ हो लिया था। लाइबा ने यह देखा तो उसका दिल टूट चुका था। वो फौरन बोली, देखें मेरे भाई के साथ ऐसा मत करें, ये बच्चा है, इसके साथ क्यों खेल रहे हैं? राजू मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि तुम मुझे बताए बगैर चले गए थे। मैं कितनी परेशान हो रही थी, तुम्हें यहां वहां तलाश कर रही थी। मुझे अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। चलो मेरे साथ आ जाओ। जबकि सरदार जहांगीर ने राजू का हाथ और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया था। जब राजू कह रहा है कि वो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता तो वो नहीं आएगा, वो मेरे साथ ही रहेगा। और यूं सरदार जहांगीर लाइबा के भाई को अपने साथ लेकर हवेली के अंदर चला गया था। लाइबा बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। राजू को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यूं सरदार जहांगीर कभी एक दिन उसे इतना प्यार देगा। वो खेल खेल कर थक चुका था। तभी कहने लगा, सरदार जी मुझे लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, मैं कल फिर से आ जाऊंगा। सरदार जहांगीर ने भी उसे इजाजत दे दी थी, लेकिन जाते जाते उसे कुछ कहा था जिसे सुनकर तो राजू के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्योंकि उसने राजू से ये पूछा था, क्या तुम्हें ये सब कुछ चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें भी ये सब कुछ मिल सकता है, तुम हमेशा के लिए इस हवेली में रह सकते हो। जब राजू ने इससे सवाल किया कि कैसे, तो सरदार जहांगीर ने उसके कान में जो बात कही थी वो सुनकर तो राजू की हैरत की इंतहा नहीं रही थी। फिर सरदार ने उससे सवाल किया, बताओ मेरा साथ दोगे? तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी बहन की जिंदगी भी बदल जाएगी। राजू मुस्कुरा दिया था। वो एक भाई था, उसे अपनी बहन का बहुत ज्यादा ख्याल था। तभी मुस्कुरा कर कहने लगा कि हाँ, मैं आप ही से बात जरूर करूंगा, मेरी खातिर मान जाएंगी। सरदार जहांगीर ने कुछ देर पहले ही राजू के कान में ये कहा था कि अगर तुम्हें ये सब कुछ चाहिए तो अपनी बहन से कह दो कि वो मुझसे निकाह कर ले। मुझसे निकाह करके वो इस हवेली की मालकिन बन जाएगी और यूं तुम हमेशा के लिए हवेली रह लोगे। तुम्हारी बहन की जिंदगी भी संवर जाएगी। राजू को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। वैसे भी तो सरदार जहांगीर इसका दोस्त बन गया था, पर वो कहाँ जानता था कि सरदार जहांगीर ने ये दोस्ती इसी वजह से की थी। आज फिर से राजू उसके साथ हवेली जाने की जिद करने लगा था, लेकिन उसने ठान लिया था
कि वो राजू को अपने साथ बिल्कुल हवेली नहीं लेकर जाएगी। वो अकेली हवेली आई थी। सरदार के कमरे की सफाई करने लगी थी। सरदार इस वक्त वॉशरूम में था। वो जैसे ही सफाई करने लगी तो वो वॉशरूम से निकल आया था। वो बस इसकी हरकतों को नोट कर रहा था। लाइबा का दिल था कि बस जल्दी जल्दी इस कमरे की सफाई करे और बाहर निकल जाए। जब सरदार ने इससे सवाल किया, राजू को क्यों नहीं लाई, इस सवाल पर वो काम करते करते रुक गई थी। बगैर जवाब दिए फिर से अपना काम शुरू कर दिया था। जब अगले ही पल सरदार उसके पास आया और उसके हाथ से झाड़ू ले लिया और जोर से जमीन पर फेंका। जब मैं अपने मुलाजमों से कोई बात करूं तो वो मुझे जवाब देते हैं। लाइबा ने ये सुना तो वो दो टोक बोली, मैं यहाँ की मुलाजमा नहीं हूं। हाँ, मजबूरी के तहत मुझे बनना पड़ रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे यूं ट्रीट करें। उसने सरदार को दो टोक कहा और वहां से बाहर चली गई थी। सरदार जहांगीर जान गया था कि लाइबा कभी भी अपने भाई राजू को यहां नहीं आने देगी और न ही सरदार जहांगीर से मिलवाएगी, और वो भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने गाड़ी निकाली और चल पड़ा था। राजू के हाथ में आइसक्रीम थी, जबकि सरदार गहरी सोच में गुम था। अरे सरदार जी, इतना भी क्या सोच रहे हो? मेरी बहन दिल की बहुत अच्छी है, मान जाएगी। मैं इससे बात करूंगा ना, बल्कि आज ही बात करूंगा। नहीं राजू, तुमने कल क्यों नहीं बात की? मुझे लगा था कि तुम जल्दी से बात कर लोगे, पर तुम तो बात के कच्चे निकले। जहांगीर ने बातों बातों में इससे शिकवा किया था। प्लीज ऐसा तो मत कहो, मैं आज ही बात करूंगा। जब जहांगीर ने इससे कहा, देख दोस्त, अगर इसने इनकार कर दिया, उसने मुझसे निकाह ना किया तो फिर क्या होगा? हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर राजू फौरन बोला, नहीं नहीं, मेरी खातिर आप ही को इनकार नहीं करना होगा, वो मान जाएंगी। जहांगीर दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा था। ये क्या कह रहे हो राजू? होश में तो हो। अपनी उम्र देखो और अपनी बातें देखो। तुम्हें क्या बातें किसने सिखाई हैं? तुम्हें ये बातें किसने सिखाई हैं? जरूर ये इस निकम्मे जहांगीर का ही काम होगा। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हारे से कान भरे? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लाइबा जो कुछ देर पहले ही वापस अपने घर आई थी, राजू ने जैसे ही इससे ही बात की तो उसके होश उड़ गए थे। लाइबा के कानों से गोया धुआं उठने लगा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके छोटा भाई इससे ऐसी बातें कर रहा है। आप गलत सोच रही हैं। सरदार जी बहुत अच्छे हैं। सोचें, आपका निकाह हो जाएगा तो आपको ये काम भी नहीं करना होगा और हम इस हवेली में रहेंगे। हमारी किस्मत फिर जाएगी। राजू आंखें फाड़े उससे कह रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब लाइबा ने उसे सख्ती से कहा, खबरदार जो आज के बाद ऐसी बात की, लाइबा उससे नाराज हो गई थी। ठीक है आपी, पर मैं भी अपने जिद से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने आपसे कह दिया सो कह दिया, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूं हवेली। राजू ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी। जबकि लाइबा ने इसको ये करता देखा तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तुम यूं क्यों कर रहे हो? मुझे अकेला क्यों छोड़ रहे हो? वो उदास होकर बोली थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। जब राजू बोला, आपी, मैं नहीं, आप मुझे छोड़ना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि आप मेरे साथ ना रहें। अगर आप चाहती हैं कि हम सब इकट्ठे आराम की जिंदगी गुजारें तो फिर आप निकाह के लिए हाँ कर दें। सरदार जहांगीर आपसे निकाह करना चाहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप यूं उनके कमरे की सफाइयां करती रहें। राजू की बात सुनकर लाइबा सोच में पड़ गई थी। वो जान गई थी कि सरदार जहांगीर ने उसके भाई को बरगलाया है और उसकी मासूमियत का फायदा उठाया है। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ठीक है, कह दो अपने सरदार जी से कि मैं निकाह के लिए तैयार हूं। अगर ऐसा तो ऐसा ही सही, लेकिन तुम मुझसे दूर हो जाओ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मेरे भाई हो। दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? इसके लिए अगर मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगी। लाइबा ये कहते साथ बहुत ज्यादा रोने लगी थी। जब राजू ने इसको अपने गले लगा लिया, आप रो तो मत, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा।
वो इस वक्त जहांगीर के कमरे की सफाई कर रही थी, ये जाने बगैर कि आज इसकी आखिरी सफाई है। इसके बाद तो वह इस कमरे की क्या, इस हवेली की भी मलका बनने वाली है। तभी जहांगीर कुछ देर पहले राजू से मिलकर आया था। वो इस कमरे में आया, लाइबा को ही अपने कमरे की सफाई करता देखकर फौरन इसके पास गया था और इसके हाथ से वो सफाई का कपड़ा दूर फेंका था। बस कर दो, आज से तुम ये सफाई बिल्कुल नहीं करोगी। आज से तुम मेरी और इस कमरे की मलका हो जाओगी। ये कहते साथ उसने लाइबा की कमर के गिर्द बाजू डालकर उसे हल्के से सीने से लगाया था। जब लाइबा एक पल के लिए उससे अलग हो गई थी, अभी निकाह नहीं हुआ हमारा, आप ये हरकतें कर रहे हैं, वो शर्मा कर बोली थी। सब कुछ शर्म की वजह से इसके गाल सुर्ख हो चुके थे, जबकि जहांगीर जो बस इसके चेहरे के हर नक्श को टटोल रहा था, फौरन उसका हाथ थाम कर बोला, चलो ठीक है, फिर अभी और इसी वक्त निकाह करते हैं, क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे ये दूरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो उसका हाथ थामे उसे न जाने कहाँ लेकर जा रहा था। कुछ देर बाद राजू खुशी खुशी उसके पास आया था। राजू के हाथ में एक थाल था। ये हवेली की ही एक जगह थी। जब राजू ने उसे बताया, आपी इसमें एक चीज है, वो लाल रंग की चुनरी कर लें, कुछ देर बाद ही आपका निकाह हो जाएगा। लाइबा ने यह सुना तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं कि वो जो ये करने जा रही है, क्या ये सब कुछ ठीक है। राजू ने वो थाल लाइबा के सामने रखा और फिर इसमें से वो चुनरी निकाल कर लाइबा को करवा दी थी। कुछ देर बाद ही इन दोनों का निकाह हो गया था। राजू की तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। राजू अपनी बहन के पास आया था। आप ही देखें, आपके इस फैसले ने हमारी जिंदगी बदल दी है। मैं कहता था ना कि ये फैसला ले लें। इस फैसले से हमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आए, मैं आपको छोड़ कर आता हूँ सरदार जी के पास। लाइबा ने ये सुना तो बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी, लेकिन राजू ने एक हाथ से लाइबा का हाथ पकड़ लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो सीढ़ियाँ चढ़ता, अचानक इसका एक पाँव फिसला और यूं राजू सीढ़ियों से चीखता हुआ नीचे गिर गया था, जबकि इसके साथ ही लाइबा राजू को पुकारने लगी थी, राजू राजू। लेकिन राजू सीढ़ियों से गिर चुका था। उसके माथे पर चोट लग गई थी। वो बेहोश हो गया था। जहांगीर जो निकाह की और फॉर्मेलिटीज क्लियर कर रहा था, इसी वक्त बाहर से आया था। राजू को यूं देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसकी नजर जैसे ही सीढ़ियों पर गई तो वहां पर तेल गिरा हुआ था। वो समझ गया था कि यकीनन ये किसी की चाल है, जबकि लाइबा ने भी वो तेल देख लिया था। राजू की मरहम पट्टी हो गई थी, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन लाइबा ने अचानक ही जहांगीर पर बरसना शुरू कर दिया था। ये सब कुछ आपने किया है ना? आप ये चाहते थे कि हम दोनों बहन भाई इस हवेली में आ जाएं और किसी तरीके से आपसे जुड़ जाएं, ताकि आप हमें तंग कर सकें। आपने मेरे भाई की हालत का भी नहीं सोचा और ऐसे इसके साथ ये गंदी हरकत की। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। आपने मेरे साथ जो किया मुझे बर्दाश्त हो जाता था, पर कोई मेरे भाई के साथ ऐसी हरकत करे, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जहांगीर ने ये सुना तो इसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। फौरन से लाइबा को बोला, देखो लाइबा, अच्छा ओके, मैं मानता हूँ तुम्हारे भाई को मेरी वजह से चोट आई है, लेकिन ये तेल मैंने नहीं गिराया। जिसने भी गिराया है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तुम फिक्र मत करो। इसको भी सबके सामने लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। लाइबा ने इससे मुंह फेर लिया था और जहांगीर वहां से चला गया था। जब अगले ही पल एक आवाज उसके कानों में सुनाई दी थी, वो पिंकी की थी, जो कि अपने साथियों से ये कह रही थी, लाइबा की बच्ची तो बच गई। कैसे? उसने अपने हुस्न की चाल से सरदार को अपने चुंगल में फंसा लिया। आज तो मैं इसकी जान ही लेने वाली थी, लेकिन अफसोस कि इसकी जगह इसका लंगड़ा भाई फिसल गया, वरना तो आज इसका काम तमाम हो जाता। जहांगीर ने ये सुना तो इसने सबसे अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये मुलाजमा इस हद तक गिर जाएगी। उसने फौरन हिलाउंज में आकर जुबैदा को पुकारा था। लाइबा और राजू दोनों चौंक गए थे। कुछ देर बाद जुबैदा वहां आ गई थी और फिर सरदार जहांगीर ने उसे हुक्म दिया था, घर की सारी मुलाजमों को मेरे सामने इकट्ठा करो।
जुबैदा ने सारे मुलाजमों को सरदार के सामने इकट्ठा किया था। पिंकी भी इसमें थी, सर झुकाकर खड़ी थी। जब सरदार गुस्से से बोला था, ये घटिया हरकत किसकी थी? किसकी हिम्मत हुई मेरी बीवी को जान से मारने की? किसने सीढ़ियों पर तेल गिराया था? ये किसकी चाल है? सच सच बता दो, नहीं तो फिर अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं तुम सब में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरदार की बात सुनकर पिंकी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं। इसको अपनी जान के लाले पड़ गए थे। तभी वो इनमें से निकल कर आ गई और सरदार के कदमों में पड़ गई थी। मुझे माफ कर दें सरदार, ये सब मैंने किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यूं इस मामूली सी मुलाजमा को आपकी मनकूहा बनते देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया ताकि किसी तरीके से इसकी जान चली जाए। मैंने ही सीढ़ियों पर तेल गिराया था, मुझे माफ कर दें। ये सुनकर सरदार जहांगीर ने अपना भारी भरकम हाथ इस पर उठा लिया था। पिंकी औंधे मुंह जा गिरी थी, जबकि लाइबा तो हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखे ये सारा मंजर देख रही थी। राजू का भी यही हाल था। पिंकी को हवेली से निकाल दिया गया था। बाकी सब मुलाजमों को भी ये तलकीन की गई थी कि कोई भी सरदार जहांगीर की बेगम पर ऐसी नियत रखेगा तो वो उसे निकाल दिया जाएगा। हर कोई सहम गया था, जबकि लाइबा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ सरदार जहांगीर उसके लिए कर रहा है। रात का वक्त हो गया था। लाइबा इस वक्त राजू के साथ लाउंज में ही बैठी हुई थी। जब राजू ने इसे समझाया, आप ही देखें ना, सरदार जी ने आपका कितना साथ दिया है, आपकी वजह से ही सबको डांट दिया है, आपकी कितनी साइड ले रहे हैं कि अभी भी आपको कोई शिकवा है इनसे? आप मेरे साथ क्यों बैठी हैं? मैं तो अपने कमरे में चला जाऊंगा। सरदार जी ने नीचे वाला कमरा मुझे दिया है ताकि मैं आराम से अपने कमरे में जा सकूं। आप भी अपने कमरे में चली जाएं। अब सरदार जी का ही कमरा आपका कमरा है। राजू उसे ऐसे समझा रहा था जैसे वो इससे बड़ा हो, जबकि लाइबा तो आंखें फाड़ कर घूर कर अपने भाई को देख रही थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। राजू अपने कमरे में चला गया था। लाइबा आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ती सरदार जहांगीर के कमरे में चली गई थी। ये वही कमरा था जहां कभी वो सफाइयां करती थी। वो वहां आकर एक सोफे पर बैठ गई थी। बैठे बैठे कब इसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। वो नींद की वादियों में खो सी गई थी। सरदार जहांगीर जो इस वक्त वॉशरूम में था, उसने जैसे ही सोफे पर लेटी लाइबा को देखा तो फौरन बोला, देखो, ये अदाकारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो मेरे निगाह में हो, आराम से बैठ पर आओ। पर लाइबा तो नींद की आहोश में थी। जब सरदार जहांगीर ने अंदाज़ा लगा लिया कि लाइबा सो गई है तो वो खुद ही लाइबा को बेड पर लिटा चुका था और इस पर कंफर्टर भी उड़ा चुका था। अगले रोज लाइबा की आंख खुली। खुद को सोफे के बजाय बेड पर देखकर तो वो शर्म से लाल हो गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो थोड़ी रिलैक्स हो गई थी क्योंकि सरदार जहांगीर कभी भी इसके पास नहीं आया था। हालांकि वो जानता था कि वो निकाह कर चुका है, लेकिन ना जाने फिर भी वो इसके नज़दीक नहीं आ रहा था। साल ख़त्म हो चुका था और फिर वो दिन आ गया था जब सरदार जहांगीर ने राजू का इलाज करवाना था। पर जैसे ही लाइबा को पता चला कि सरदार जहांगीर ने मुल्क के अच्छे डॉक्टर्स को अपनी हवेली में ही बुला लिया और हवेली में ही राजू का इलाज होगा, तो उसके होश उड़ गए थे। उसे यकीन तक नहीं आ रहा था कि राजू के इस कमरे में सारे सिस्टम फिट कर दिए थे जिसकी मदद से उसका इलाज होना था। अब इसका इलाज होता था। 3-4 दिन बाद राजू की वो टांग बिल्कुल ठीक हो गई थी। राजू बिल्कुल ठीक हो गया था। लाइबा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका भाई अब चल सकता है। उसने अपने भाई को गले लगा लिया था जब उसका हाथ थाम कर बोली, राजू बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। राजू ने इससे कहा, आप मेरी एक बात मान लें, आप सरदार जी का शुक्रिया अदा करें। इन्हीं ने तो ये सब कुछ किया है। अगर वो ये सब कुछ ना करते तो मैं कभी ठीक ना हो पाता, और अगर आप भी 2 लाख रुपए कमा लेती तो शायद मैं इतनी जल्दी ठीक ना हो पाता। लाइबा ने ये बात सुनी। उसके चेहरे की खुशी एक पल को मान पड़ गई थी, लेकिन अपने भाई के लिए उसने फैसला कर लिया था कि वो ज़रूर सरदार जहांगीर से
इस अच्छे काम का शुक्रिया अदा करेगी। उस रोज रात के वक्त जैसे ही जहांगीर आया तो वो इंतजार करने लगी। वो वॉशरूम से बाहर निकला तो वो इसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। जहांगीर हैरत ज़दा हो गया था। क्या हुआ, कोई काम है? ऐसे क्यों खड़ी हो? उसने लापरवाही से कहा। वो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मेरे राजू को ठीक कर दिया। आपने इसकी बहुत मदद की है। आपने हमारी बहुत मदद की है। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरा भाई सब कुछ है, मेरी दुनिया है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। उसने अभी इतना ही कहा था जब जहांगीर ने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब किया। ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे निकाह से पहले तुम ये बात कर सकती थी, लेकिन अब हमारा निकाह हो चुका है। इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। और फिर तुम कैसी बात कर सकती हो कि राजू के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? मैं कौन हूं? तुम्हारा शौहर। जहांगीर उसे खुद से करीब करके उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल कर रहा था, जबकि लाइबा के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। ये बात तो सच थी कि अब इसका शौहर भी इस दुनिया में था, और वो और कोई नहीं बल्कि सरदार जहांगीर था। बताओ न लाइबा, पता है मैंने अब तक अपना हक तुमसे हासिल नहीं किया। इसकी एक वजह यही थी कि आराम से पहले मैं राजू का इलाज करवा लूं। पहले हम ये खुशी देख लें, राजू को इसके पैर पर खड़ा होता देख लें, फिर इसके बाद हम आराम से अपनी ज़िंदगी का आगाज करेंगे। और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी का आगाज करें। अगर तुम मुझे बदले में कुछ देना चाहती हो तो तुम बस अपना साथ दे दो। मैंने जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं जल्द अज जल्द अपनी ज़िंदगी में तुम्हें शामिल करना चाहता था, ताकि तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकूं। और मैं चाहता हूं कि हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। क्या तुम मेरा साथ दोगी? जहांगीर ने उसे काफ़ी मोहब्बत से और चूर लहजे में कहा था, ताकि लाइबा इसे इनकार न कर सके। और यूं उसने अपना सर हिला लिया। उसकी रजामंदी लेकर जहांगीर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर कहानी आप तक बर वक्त पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।